आज जो है वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं अपने एप्टीट्यूड सेशन में। चैप्टर 7 होता है आपके ये फर्स्ट ईयर के लिहाज से, और इसके कुछ टॉपिक्स हैं वो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली एक ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में इंटर कन्वर्जेंस पढ़ रहे होते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हाउ टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैक इनटू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरह से केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दिस थिंग वी नीड टू स्टडी इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रिसिटी का केमिस्ट्री के साथ एक रिलेशन बता रहा होता है ये चैप्टर। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स उसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा दैट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर। कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं। तो द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन इट्स कंपाउंड इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जा सकता है और इसी को समटाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कहें चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट कहें, दे बोथ आर सेम थिंग्स। तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू, दे आर नॉट इक्वल टू वैलेंसी, बट दीज टर्म्स आर नॉट इक्वल टू वैलेंसी। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन करने पड़ते हैं दैट विल बी कॉल्ड वैलेंसी। तो वैलेंसी हमारे पास दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट डुप्लेट भी हो सकता है या फिर ऑक्टेट। ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने पड़े दैट इज़ कॉल्ड वैलेंसी। और ये हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, फिक्स रहती है, और ये हमेशा वैलेंसी होल नंबर में होती है। तो ये वैलेंसी की कैरेक्टरिस्टिक है। मिसाल के तौर पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से रिसीव करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो इसलिए हम ऑक्सीजन की वैलेंसी लिख देते हैं कि वो -2 होती है। अब नौ जो ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी है कांस्टेंट है। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 के अलावा और कुछ नहीं हो सकती, चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ही ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा और ये हमेशा होल नंबर में रहेगा, कभी पॉइंट में नहीं आ सकता, फ्रैक्शंस में नहीं आ सकता। ऑक्सीडेशन नंबर इसके बिल्कुल रिवर्स है, ये वेरिएबल होता है और ये फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। और ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन इट्स कंपाउंड इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। किसी भी कंपाउंड पर जो एक अपेरेंट चार्ज आता है एटम के ऊपर, एक अपेरेंट मतलब एक टेम्पोररी चार्ज आता है एटम के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कोई भी कंपाउंड ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लें, तो सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है, कंपाउंड का ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। अब इसको 0 करने के लिए क्या होता है, इसमें डिफरेंट चार्जेस आ रहे होते हैं। अपेरेंट चार्ज आ रहा होता है जो बस ये चाह रहा होता है कि ओवरऑल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो 0 हो जाए। तो इसलिए हर एक एलिमेंट पर जो इसके ऊपर चार्ज आएगा, अपेरेंट चार्ज आएगा, टेम्पोररी चार्ज, वो हमारा कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। तो ये फ़र्क है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में। सल्फर की वैलेंसी या ऑक्सीजन की वैलेंसी तो -2 है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, -1/2 ये सारी निकल सकती है पेरोक्साइड्स के अंदर, सुपर ऑक्साइड्स के अंदर। तो किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करते हैं, यकीनन आपको ये बात जानते ही होंगे, काफ़ी इस्तेमाल किया सेकेंड ईयर में इस टर्म को। जब आपने चैप्टर 5 में IUPAC नोमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्सेस के जब आपने की थी, पेपर में भी आया था सेकेंड ईयर में, तो उसमें भी लिखना था आपको IUPAC नेमिंग में जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम के नेम के साथ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर्स में वी हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट मेटल एटम। तो वहाँ तो सीख ही लिया था, तो वही चीज़ है दोबारा यहाँ पे आ जा रही है। तो मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ, जस्ट सबको रिवाइज हो जाएगा। कुछ रूल्स होते हैं, फ्री स्टेट में जब भी एलिमेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। फ्री स्टेट से मराद एलिमेंटल स्टेट के अंदर, अकेली हालत में। अगर एलिमेंटल स्टेट में कोई भी एलिमेंट आ जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है।
जैसे देखिए ब्रोमीन, सोडियम, हाइड्रोजन सब पे ज़ीरो है, चूँकि फ्री स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट पे है तो ज़ीरो हो गया। अच्छा, इस तरह से नेक्स्ट ये तो हो गया। और अगर अब ये तीसरे वाला देखेंगे ना, कंपाउंड द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज ज़ीरो। अच्छा, ओवरऑल कंपाउंड पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज़ीरो होता है, चाहे एलिमेंट्स हों चाहे कंपाउंड्स हों, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होती है। जैसे इस पूरे NO2 की ज़ीरो, इस पूरे H2O की ज़ीरो, इस पूरे CO2 की ज़ीरो होगी, चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है। कंपाउंड के अंदर अब दो एलिमेंट्स हैं अगर, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हम देते हैं, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हम देते हैं। लेट्स से HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स वाई क्लोरीन हैज़ अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर व्हाइल हाइड्रोजन हैज़ अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अब यही आप ClF देख लें, ClF भी एक कंपाउंड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो F पे माइनस आ गया, फ्लोरीन के मुकाबले में क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cl पर प्लस आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी कि एक कंपाउंड के अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज लेता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लेता है, वो आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट हाइड्रोजन की जब बात करें तो हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ मिलेगा, आपने हाइड्राइड्स में पढ़ा होगा, मेटल के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन पे असल में नेगेटिव चार्ज आएगा, नॉन मेटल के साथ मिलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे NaH सोडियम हाइड्राइड मेटल के साथ मिला तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया, हाइड्राइड आइन बनाइए। और अगर नॉन मेटल के साथ मिलेगा HF देख लें तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। चूँकि हाइड्रोजन मेटल्स के मुकाबले में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट नॉन मेटल्स के मुकाबले में इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है अगर हम कंपैरिजन करें तो। जितने भी मेटल्स हैं, सोडियम, लिथियम, उन सब की हाइड्रोजन से कम ही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तभी हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज ले लेता है। लेकिन जब हम नॉन मेटल्स की बात करें, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, तो उन सब के मुकाबले में हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। पॉली एटॉमिक आइन अगर मौजूद है, पॉली एटॉमिक आइन आप जानते हैं किसे कहते हैं, द आइंस विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम। सैकड़ों पॉली एटॉमिक आइंस हमारे पास मौजूद है। NH4 पॉजिटिव है, सल्फेट आइन है, सल्फाइड आइन है, नाइट्रेट आइन है, कार्बोनेट आइन है, फॉस्फेट आइन है, बाइकार्बोनेट आइन है, और इस तरह से इनफाइनाइट बहुत सारे आइंस हैं। दीज ऑल आर पॉली एटॉमिक आइंस बिकॉज दीज आइंस आर मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम। हाइड्रोक्साइड भी है, मशहूर है बड़ा। तो हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, जितने भी आइंस हैं उन सब आइंस पे जो उसका चार्ज लगा होगा वो चार्ज उसके ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा होगा उस पूरे आइन के। तो पॉली एटॉमिक आइन के लिए जो चार्ज लगा होगा, आयनिक चार्ज लगा होगा, वही चार्ज इस पूरे पॉली एटॉमिक आइन का ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ठीक है, तो बस ये कुछ रूल्स थे ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से। एलिमेंट और कंपाउंड का जीरो होगा, पॉली एटॉमिक आइन है तो चार्ज लगा होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला प्लस लेगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला माइनस लेगा। हाइड्रोजन जब मेटल से कंबाइन होगा तो नेगेटिव लेगा, नॉन मेटल से कंबाइन होगा तो पॉजिटिव लेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है, समझ में आ गया तो मसला इसमें। लास्ट वाली बात, मिसाल के तौर पे जैसे अब देखो H2O वाटर, अब अगर आपसे बोले कि इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है तो क्या बताएंगे, ज़ीरो बताएंगे। लेकिन अगर H3O आ जाए हाइड्रोनियम आइन तो इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1, चूँकि इस पर जो चार्ज लगा होता है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल होती है, वही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो मसला हाँ, ऑक्सीजन की जब बात करेंगे तो अभी ऑक्सीजन पे हम जब एग्जांपल्स पे आएंगे ना तो ऑक्सीजन के वाले से बात कर लेंगे। ऑक्सीजन -2 भी होगा, ऑक्सीजन -1 भी होगा, ऑक्सीजन -1/2 भी होगा, ये आप जानते होंगे अच्छी तरह से। अगर ऑक्सीजन -2 है तो दिस इज़ नॉर्मल ऑक्साइड, -1 हो तो दिस विल बी पर ऑक्साइड, और -1/2 दिस विल बी सुपर ऑक्साइड। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो वो अभी आएंगे, निकालेंगे उसको एग्जाम्पल्स में तो समझ में आ जाएगा कैसे निकलता है। क्लियर है यहाँ तक? कुछ और पूछना है किसी को? क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, एग्जाम्पल्स है हमारे पास, मतलब अच्छा इसमें किसी में भी जाहिर से पता एप्टीट्यूड में करना है तो सॉल्यूशन करने की ज़रूरत तो है नहीं, डायरेक्ट हम निकालेंगे एग्जाम्पल्स उसके, तो सैकड़ों में आ सकता है। तो मैंने कुछ सिर्फ डाले हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे SnCl2 में क्या निकल जाएगा डायरेक्ट, अगर हम करें डायरेक्ट मेथड, Sn का निकालना है, टिन का निकालना है, तो ये -2 हो गया तो ये Sn को कितना +2 होना पड़ेगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो यहाँ टिन का निकल गया, यहाँ -4 हुआ तो ये टिन को कितना होना पड़ेगा, +4, ओवरऑल 0 हो जाएगा। नाइट्रोजन की नाइट्रिक एसिड में कितने निकलेगी, नहीं +1 -6,
-5 हुआ तो ये +5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। सल्फ़र की निकलेगी सल्फ्यूरिक एसिड में -8 +2, तो ये कितना निकल जाएगा, +6 निकल जाएगा। वैलेंसीज आपको पता नहीं चाहिए इसके लिए। फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो दिस विल बी +3, दिस विल बी -8, तो ये +5 निकलेगा। अच्छा, सल्फाइड आयन की अगर बात की जाए SO3 -2 के अंदर, तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास हो रहा है -6, बट ये +6 नहीं होगा, चूँकि -6 इक्वल टू के राइट साइड पे जाएगा, -6 के साथ +6 हो जाएगा वहाँ पे जाके, और +6 के साथ -2 भी है। और इस तरह से अगर मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ तो देख लें, सल्फाइड आयन है SO3 सल्फाइड आयन है -2 के बराबर है, तो S प्लस और ये हो गया हमारे पास ऑप्शन का -6 इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा -2 और +6, तो सल्फ़र कितना निकल गया यहाँ पर +4, यहाँ +4 सल्फ़र आपका निकल गया। समझ में आ गई बात कैसे निकला। मैंगनीज़ की निकालनी है कि MnO4 में पोटेशियम पर मैग्नेट में -8 +1, तो ये +7 निकल जाती है इसकी। पोटेशियम डाइक्रोमेट में निकालनी में क्रोमियम की -14 और +2, तो ये हो जाएगा +12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि CR2 है तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड बाई 2 में जाएगा, +6 आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, ठीक है, इन चारों में निकालनी है। तो यहाँ हाइड्रोजन +1 -2, तो कितना हो गया ये +1 हो गया यहाँ पर, +1 -4 कितना हो गया +3, +1 -6 कितना हो गया +5, +1 -8 कितना हो गया +7। ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकल गई हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक और परक्लोरिक एसिड्स के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन की निकालनी है OF2 में फुल क्या ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, दिस इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2। स्टेट क्या होगी इसकी, गैस होती है OF2, मतलब नॉन मेटल साथ में आपस में कंबाइन हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तभी, मतलब एक ही फैमिली वाले भी हो जाते हैं, IBR वगैरह जैसे बनता है, तो आयोडोब्रोमाइड वगैरह बन रहा होता है ना भाई, IBR भी तो बनता है कंपाउंडेड IBR, तो ये एक ही ग्रुप वाले आपस में कंबाइन हो रहे हैं। लेकिन अब चूँकि आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +1 और -1 ऐसे ले लेते हैं, वरना देखा जाए तो वैलेंसी सबके -1 ही होती है हैलोजेंस की, बट यहाँ +1 आ जा रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलो भाई OF2 फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज लेगा और -2 ले लेगा ये अपने पास, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या आ जाएगा +2, ठीक है। तो ये सब ऑक्साइड्स की कैटेगरी में आता है, इसको ना प्लस पे वैलेंसी आ जाती है। सब ऑक्साइड एक रेयर टाइप होती है। Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -4, ये 2 उधर डिवाइड पे जाएगा तो कितना आ जाएगा ये ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन का निकालना है, सॉरी ऑक्सीजन का निकालना, तो ये +2 हो गया और वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा तो -1 निकल जाएगा। डायरेक्ट समझ में आता है कैसे निकल रहा है, मतलब इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। H2O2 में भी निकालेंगे तो यहाँ सेम ऐसे ही होगा, +2 होगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा तो -1। सोडियम पर ऑक्साइड नहीं समझ में आया तो निकालना पड़ेगा इसको। Na2O2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा +2 प्लस O इंटू 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा O इक्वल टू -2/2 तो -1। समझ में आया। अच्छा ठीक है, नाउ KO2 है पोटेशियम पर ऑक्साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा +1 तो -1/2 निकल जाएगा इसके अंदर, पर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस कंपाउंड, ये +2 हो गया, ये -6 हो गया तो कितना निकल गया +4 निकला, +4/2 2 हो जाएगा, प्लस का 2 निकल जाएगा। नाइट्रोजन NCl3 में -3 हुआ तो +3 हो गया। MnO4 में Mn ये -8 हुआ तो ये +8 हो गया। अच्छा MnO4 -1 जैसे कि लगा हुआ है अगर तो देख लेंगे तो +7 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात सबको कैसे निकल रहा है, किसी को मसला किसी भी सवाल में, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक इस तरह से हो जाता है। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं वो कंपाउंड्स, वो सब्सटेंसेस जो लिक्विड स्टेट में करंट को कंडक्ट कर सकें, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। हर वो कंपाउंड
हर वो सब्सटेंस मुराद यहाँ पर आ गए कंपाउंड, हर वो कंपाउंड जो क्या करे, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड से मुराद वो एक्वस स्टेट भी हो सकती है और मोल्टन स्टेट भी हो सकती है। एक्वस मतलब कि वाटर पानी के अंदर वाली हालत, और मोल्टन से मुराद अगर हीट करके आप किसी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड बना दें। तो जो मोल्टन या लिक्विड स्टेट में करंट कंडक्ट कर सके, ऐसे तमाम कंपाउंड्स केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। सारे एसिड, सारे बेस, सारे सॉल्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जितने भी एसिड हैं, जितने भी बेस हैं, जितने भी सॉल्ट हैं, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सबसे करंट पास हो जाता है। ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसका रिवर्स है, जो करंट कंडक्ट ना कर सकें एक्वस या मोल्टन स्टेट के अंदर। जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड्स में से करंट पास नहीं होता, कभी भी नहीं होता। जैसे CH2 कार्बन डाइसल्फाइड से करंट पास नहीं होगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से करंट पास नहीं होगा, इस तरह पेट्रोल है, बेंजीन है, इनमें से किसी से भी करंट पास नहीं होता। ये सब नॉन पोलर है, नेचर जानते हैं यार क्यों है। अब एक चीज़ होती है इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोड्स आप जानते हैं मेटल के पीसेज होते हैं जो कि हम डिप करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। और इलेक्ट्रोड्स वो मकाम होता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती है तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। रिडॉक्स रिएक्शन जहाँ पर टेक प्लेस ले रहा होता है वो इलेक्ट्रोड होता है। एक एनोड होता है, कैथोड होता है। इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से जोड़ा जाता है। जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड होता है। ठीक है भाई। तो ये इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड है, इसकी डेफिनेशन देखो। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है हमारे पास। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जो दो वर्ड से निकला है, इलेक्ट्रो और लिसिस। इलेक्ट्रो मतलब तो बिजली और लिसिस के मतलब होता है डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, करंट पास करते हैं, उससे कोई केमिकल वर्क डन होता है। और केमिकल वर्क डन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। एक कंपाउंड अपने एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर आप NaCl नमक है, नमक में आप ये चाहो कि नमक का सोडियम अलग कर दो और क्लोरीन अलग कर दो, ये सॉलिड स्टेट में अलग हो जाए, गैस स्टेट में अलग हो जाए ये नमक, तो इसकी आपको इलेक्ट्रोलिसिस करानी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करानी पड़ेगी। तो जब हम इसे करंट पास करेंगे तो उसके कंपाउंड्स अपने अपने एलिमेंट्स में सेपरेट आउट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से जो प्रोसेस होता है, दिस इज एक्चुअली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो चैप्टर 5 में मैंने आपको बताया था कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस से मुराद क्या होता है कि ये कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है इसमें। अगर आप करंट पास करना जिस टाइम रोकोगे उसी टाइम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। तो करंट कंटिन्यूसली देनी पड़ेगी, तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में तो क्या होता है, एक बार सिर्फ देना पड़ता है, इसमें कंटिन्यूसली करंट पास करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ चीज़ें सबसे अहम है भाई। इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसके अंदर एनोड कैथोड होंगे, बैटरी से कनेक्टेड होगा, ये सब तो होने ही होने। सेकेंड ईयर के अंदर काफ़ी आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को देखा है ना, उसमें आपने डाउन सेल को देखा है सेकेंड ईयर के अंदर। डाउन सेल के अलावा जो है वो कास्टर कैलनर सेल है, वो आपने शायद उसको पढ़ा होगा। कास्टर कैलनर नेल्सन सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, कुलीन जिससे बनाते हैं। इसका हॉल हिरोल्ड सेल हमारे पास होता है, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन जिसमें हम करते हैं, प्योर एल्यूमिनियम, कुछ पे एल्यूमिनियम अलग करते हैं। काफ़ी सारे 4-5 तो सभी ने पढ़े होंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो थे जिसमें हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर रहे थे। रिडॉक्स रिएक्शन ड्राइव कर रहा था इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा सिंपल टॉपिक है। तो हम यहाँ पर जैसे कि किसी भी कंपाउंड की कर सकते हैं। अगर हम CuCl2 की करें, CuCl2 की करें तो CuCl2 कंपाउंड कौन सा हो जाएगा? क्यूप्रस क्लोराइड की क्यूप्रिक क्लोराइड +2 है, तो दिस विल बी क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है। तो अगर हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्यूप्रिक क्लोराइड है CuCl2 में, अगर हम इसके इलेक्ट्रोलिसिस करें तो सबसे पहले इसको वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा या मोल्टन स्टेट में लाना पड़ेगा। जब उसको मोल्टन स्टेट में लाते हैं तो क्या हीट जैसे कर लिया तो कॉपर आइंस अलग हो जाएंगे, क्यूप्रिक आइंस अलग हो जाएंगे, Cu+2 और Cl-1 आइंस अलग हो जाएंगे। ऐसे ही होगा। कैटाइन एनाइन अलग हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड कैटाइन, दिस विल बी कॉल्ड एनाइन। ये आप सब जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बारे में। तो Cu+2 आयन अलग हो जाएंगे, Cl-1 आयन अलग हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर अब जो ये Cl नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और Cu+2 आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ऐसे ही होता है। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एनोड। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो क्या कहलाता है? कैथोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास नेगेटिव आयन जाता है, Cl नेगेटिव,
और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास Cu+2 आइंस जाते हैं, इसलिए नेगेटिव आइंस को एनाइन कहा जाता है और पॉजिटिव आइन को कैटाइन कहा जाता है, बट उनके चार्ज अलग होते हैं। ठीक है, याद रखना है इसमें कि हमारे पास जो कैथोड है या कैटाइन है, कैटाइन हमारे पास है वो हमेशा कैथोड पर जाएगा। ठीक है, कैटाइन हमेशा कैथोड पर जाएगा, कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये सिंपल, इस बात को याद रखें। एनाइन जो होगा वो हमेशा एनोड पर जाएगा, एनोड पर, एनाइन पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, कैथोड पर क्या हो जाती है हमारे पास, कैथोड पे हमेशा क्या हो रही होती है, रिडक्शन, और एनोड पर क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन। एक तरफ ऑक्सीडेशन होती है, एक तरफ रिडक्शन होती है। ठीक है, एक तरफ रिडक्शन है, एक तरफ ऑक्सीडेशन है। अब यहाँ पर क्या है कि Cu+2 आयन के साथ क्या होगा, जैसे हम देख लें Cu+2 आयन यहाँ पर कहाँ जाए, Cu+2 आयन कैथोड पर जाएगा और कैथोड पर रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर कि Cu+2 आयन से 2 इलेक्ट्रॉन को गेट करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो हमारे पास हो गया, दिस विल बी कॉल्ड रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल रिग जो हमारे निमोनिक होता है उससे याद रखते हैं, तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ Cu+2 आयन रिड्यूस हो गए। अब यहाँ पर Cl- आयन की बात करें तो Cl नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Cl में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब Cl2 बनता है, 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास होगी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से हमें एक यहाँ पर कैथोड पर हमें कॉपर मेटल मिलना शुरू हो जाएगा, डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा, और एनोड पर हमें क्लोरीन गैस जो है यहाँ से इवॉल्व होती हुई दिखेगी। समझ में आ गई। किसी भी कंपाउंड की इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस की जा सकती है। कोई भी दुनिया का कंपाउंड उठा लें, आयनिक कंपाउंड उठा लें, तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है। पहले उसको वाटर में डिजॉल्व करो, करंट पास करो, खुद ही वो एनोड कैथोड की तरफ मूव करेंगे अपने रिस्पेक्टिव चार्ज के लिहाज से। बात समझ में आ गई। तो मसला क्लियर है। इलेक्ट्रोलिसिस तो 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम में पढ़ा, सेकेंड में पढ़ा, अब दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। कोई मसला तो नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर बस आप देख लें रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, एनाइन क्या है, कैटाइन क्या है, ये सब। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास टॉपिक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो हमारे पास टॉपिक होता है, दिस डज नॉट डील विद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दिस एक्चुअली डील्स विद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से डील करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में खास फ़र्क है। सेल 2 तरह के होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और उससे केमिकल वर्क डन मिलता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होती है, जब सभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। ये इसका रिवर्स करता है। व्हाट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डज, इट एक्चुअली कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट इट इज़ डूइंग द डायरेक्ट इन्वर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसको बिल्कुल रिवर्स कर रहा है कि ये हमारे पास जो केमिकल एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो भी सेल्स आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी पे लगे होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ही होते हैं, या जो तोशिबा का स्विच सेल आता है, जो मरकरी बटन सेल्स होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक जो है वो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होता है और एक गेन कर रहा होता है। अब यही इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग टेंडेंसी इलेक्ट्रोड की कहलाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड की ताकत। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की जो कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और उसकी यूनिट हम वोल्ट्स में लेते हैं, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है तो वोल्टेज होता है तो वोल्ट में लेते हैं, तो ई से डिनोट किया जाता है और यूनिट वोल्ट होती है। अच्छा, चूँकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना वो एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, तो वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती है ईजिली। मतलब इसकी परफेक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते हैं कि एक एटम के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है वो। तो उसके लिए बजाय हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू, बहुत सारी चीज़ों की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर whom we cannot calculate the absolute value, like the atomic mass,
The absolute value of atomic mass cannot be calculated because atom is a very tiny particle and its mass is very least. So that's why there is no weight machine, there is no physical balance which can actually weight electron as you weight other things in daily life. तो कोई ऐसा वेइंग मशीन नहीं है जो कि एटम के वज़न को जो है वो कैलकुलेट कर सके। तो हम क्या करते हैं, एटम के बजाय उसके एब्सोल्यूट मास के हम उसका रिलेटिव मास निकाल लेते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद कार्बन 12 नेचुरल आइसोटोप। तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था एटॉमिक मास के टॉपिक पे। तो सेम इस तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हाइड्रोजन से कंपेयर कर देते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। और हाइड्रोजन को हमने अपनी तरफ से जो है वो एक पोटेंशियल जनरेट करके दे दिया है, वो 0 वोल्ट है, और उसको हमने कह दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जिस तरह से एटॉमिक मास मालूम करने के लिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड बनाया जाता है, वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बनाया जाता है, और उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है, जिसका वोल्टेज या जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने 0 वोल्ट फिक्स कर दिया। अब इसके लिहाज से हम बाकी सबको कंपेयर कर लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो ये रिलेटिव टर्म है एक तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते हैं बल्कि रिलेटिव वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम SHE भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है ना, वो एक प्लैटिनम प्लेट पर मुश्तमिल होता है, जिसको इमर्स किया जाता है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब एक प्लैटिनम का प्लेट है, प्लैटिनम एक मेटल है, उसका प्लेट है, वो हमने 1 मोलर सोल्यूशन बना हुआ है, 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है, उसमें हम उसको डिप कर देते हैं, और हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है सोल्यूशन से 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, ठीक है, या रूम कंडीशंस पर हम उसको पास करते हैं, रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री पर और 1 atm पर हम इसको क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को उस पर पास कर रहे होते हैं। और आपको पता है ये बात, जैसे हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रोड तो आप बना नहीं सकते, हाइड्रोजन एक गैस है और गैसेस का इलेक्ट्रोड बनना नामुमकिन है, बिकॉज पहली बात तो गैसेस वायर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती, तार के साथ आप किसी गैस को जोड़ नहीं सकते, और दूसरी चीज़ कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल भी है, तो नॉन मेटल्स कभी भी कंडक्टर नहीं बन सकते, इसलिए इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल भी नहीं हो सकते। तो उसके लिए हम क्या टेक्निक अप्लाई करते हैं, हम लेते हैं प्लैटिनम प्लेट और उस पर पास करते हैं हाइड्रोजन गैस को। और आप सब जानते हैं ये बात कि जो प्लैटिनम है दिस इज़ अ ट्रांजिशन मेटल, एंड ट्रांजिशन मेटल्स का जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसके ऊपर इंटरस्टिशियल स्पेसेस या वॉइड्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, होल्स मौजूद होते हैं। उन होल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एक तरह से वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड हम कहते हैं कि वो हाइड्रोजन का ही बना हुआ है, अगर से वो प्लैटिनम है बट एब्जॉर्ब हमने हाइड्रोजन किया था, वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हो गया। हाइड्रोजन को क्यों लिया, चूँकि सिंपलेस्ट एटम है, छोटे साइज के एब्जॉर्ब हो जाता है आराम से, दैट्स व्हाई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देखते हुए कैलकुलेट करें ना, तो वो हमारे पास कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैसे स्टैंडर्ड ही निकाल होता है, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। जैसे सिर्फ एटॉमिक मास नहीं होता, वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको डिनोट किया जाता है ई के साथ, हम क्या कर देते हैं, नोट लगा देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास कहलाता है, जो हम हाइड्रोजन को देखते हुए निकाल रहे होते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह की हो सकती है भाई। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट है, तो ई नॉट ये 2 तरह का हो सकता है, ई नॉट ऑक्स हो सकता है और ई नॉट रेड हो सकता है। दिस इज, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी भी हो सकती है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है। ई नॉट रेड मतलब ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, इसी को हम लोग ई नॉट रेड को फुल फॉर्म में कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत। ई नॉट ऑक्स, इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये दोनों ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, जो कि इलेक्ट्रोड एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है, एक जगह ऑक्सीडेशन एक जगह रिडक्शन हो रही होती है। एक को ई नॉट रेड लिखते हैं, एक को ई नॉट ऑक्स लिखते हैं। तो ई नॉट ऑक्स आपके पास हुई है इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। अब कोई एलिमेंट है, कोई मेटल है, मिसाल के तौर पर जिंक है, अब मैं जिंक के बारे में कहता हूँ कि जिंक आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, जिंक इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, गेन नहीं कर सकता, लॉस कर लेगा आराम से। तो यहाँ पर मतलब जिंक जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑटोमेटिकली लो हो गई।
तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं कि ई नॉट ऑक्स की जो वैल्यू होती है ना वो बराबर होती है माइनस ई नॉट रेड के, मतलब एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं ये। अगर किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो लाजमी सी बात है रिडक्शन पोटेंशियल डाउन होगी। आप कॉपर प्लस 2 आयंस की बात करें, कॉपर मेटल की बात करें तो कॉपर आराम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा इसकी है, तो सिंपल सी बात होगी इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। तो अगर ई नॉट रेड ज़्यादा है तो ई नॉट ऑक्स कम हो जाएगा, इसका नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, अगर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 हो जाएगा। इस तरह से बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म्स हैं, एडिटिव इनवर्स हैं। अब ये कहते हैं, वैसे तो आप नॉर्मली ये पढ़ते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या कर रहे होते हैं, लॉस कर रहे होते हैं, गेन तो नहीं करते कभी भी, सिंपल बात है। बट इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या गेन होना ये भी एक रिलेटिव टर्म ही है, ये डिपेंड करता है किस चीज़ के साथ रिएक्शन हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर हम एक प्लेट ले लें, यहाँ पर इसमें जिंक डाल दें और जिंक के अंदर यहाँ पर एक कॉपर प्लस 2 आयंस का सॉल्यूशन है, और दूसरा एक और हम यहाँ पर एक बीकर ले लें और उसमें कॉपर मेटल डाल दें और यहाँ पर इसके साथ ही हमारे पास जिंक प्लस 2 का सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पर देखो, अब जिंक और कॉपर के साथ दो अलग अलग काम होंगे। यहाँ जिंक कॉपर की प्रेजेंस में जिंक जो है वो क्या है भाई, जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Zn+2 आयन बन के ये सॉल्यूशन में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करो तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर जो कॉपर मेटल के आयंस हैं, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर यस कॉपर ये वाला ले लेते हैं, कॉपर मेटल क्या करेगा, Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को इसको छोड़ देते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पर क्या होगा, इसके चारों तरफ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो जिंक डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा जिंक+2 आयन के सूरत में, और कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। वजह क्या है, चूँकि अब यही काम अगर आप रिवर्स कर लेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आप ये कर लें, कॉपर यहाँ डाल दें, जिंक+2 आयन यहाँ डाल दें, अब जिंक के इलेक्ट्रॉन कौन सी टेंडेंसी, लूजिंग टेंडेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन तो पहले लॉस हुआ है। कॉपर मेटल इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, ज़रूरत ही नहीं है गेन करने की उसको, ठीक, कॉपर पहले से स्टेबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अब कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब आप एक जिंक सल्फेट पे कॉपर का प्लेट डालते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होता, 10 घंटे बाद भी निकालोगे तो वैसे निकल जाएगा। लेकिन जैसे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आप जिंक डालते हो, 5 मिनट बाद निकालोगे तो कॉपर प्लेटिंग हो चुकी होगी जिंक के ऊपर। आप बोलोगे सर ये क्या चक्कर है, क्योंकि जिंक कॉपर यहाँ पर क्या कर सकता था, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी रखता था तो उसने गेन कर लिया, लेकिन यहाँ जिंक नहीं रखता इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, इसलिए गेन नहीं हो सकता। तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या गेन होना ये एक रिलेटिव टर्म है। अब ये नहीं कह सकते कि सर कॉपर हमेशा इलेक्ट्रॉन को, हाँ नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा कॉपर तो 100% इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सॉरी लॉस करेगा। लेकिन 2 मेटल साथ में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर तो उसमें कोई एक लॉस कर रहा है, कोई गेन कर रहा होगा। इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, जो अभी आगे आएगी तो मैं उसको डिटेल में समझाता हूँ कैसे समझ में आता है ये ECS जिसको हम कहते हैं। अच्छा, तो किस हर मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है, दोनों होते हैं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों होते हैं। अब मसला है कि क्या बताएं, फिर दो में से कोई एक चीज़ बतानी पड़ेगी। अब एक बच्चा है मिसाल के तौर पे, वो हर बच्चा 100% ज़हीन इंटेलिजेंट तो कोई नहीं होता, ज़हीन भी होता है और बेवकूफ़ भी होता है। तो हम नॉर्मली एक पॉजिटिव अप्रोच तो ये होती है कि हम जहानत के लिहाज से बच्चों को बताएं कि यार तुम बहुत ज़हीन हो, तुम थोड़े कम ज़हीन हो, ऐसे बताते नहीं यार तुम्हारी जहानत थोड़ी कम है। अब कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन है, थोड़ा सा बेवकूफ़ है, तो हम ये उसको नहीं बोलते तुम थोड़े से बेवकूफ़ हो, हम बोलते यार तुम बहुत ज़हीन हो। थोड़ी सी बेवकूफ़ी तो सबके अंदर ही है। तो हम किसी एक चीज़ पे बात, इंटेलिजेंस या फूली में से एक चीज़ पे बात कर रहे होते हैं। बात तो दोनों पे की जा सकती है। अगर कोई 99% अगर ज़हीन है तो 1% तो बेवकूफ़ भी है ना वो, बट ऐसा तो नहीं बोलते यार तुम 1% बेवकूफ़ हो। हम हमेशा पॉजिटिव साइड्स को बताते हैं कि यार 99% अच्छे भी तो उसी की बात को बताया जाए, ऑप्टिमिज़म। सेम यहाँ पर देखो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं एक मेटल की। बट 1953 में क्या किया गया, यूनिफॉर्मेलिटी के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ अब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे बात कर रहे होते हैं। बस हम किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं बताते, हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही बता रहे होते हैं। स्टैंडर्ड बना दिया हमने उसको, जिंक का हो, कॉपर का हो, सबका रिडक्शन पोटेंशियल बताएंगे ताकि एक यूनिफॉर्मली एक क्रिएट हो जाए। वरना ऑक्सीडेशन अलग याद करना पड़ेगा, रिडक्शन अलग याद करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर बहुत शाज़ व नादिरी बात होती है, बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हो रही होती है। हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे भी कर सकते हैं, फ्लोरीन की 0.7 है, सीजियम की 4.0, उस पर भी बात हो सकती है, लेकिन करता कोई नहीं है। हमेशा फ्लोरीन की 4 और सीजियम की 0.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बात चल रही होती है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बना दिया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही। हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड पहचानना है तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहचान सकते हैं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से भी पहचान सकते हैं,
बात तो वही है ना, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म्स हैं, बट हम किसी एक पर बात कर रहे होते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रेसिप्रोकल है, हम आईपी वैल्यू पर ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये देखें, ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन हमने डाल दिया, और ये हमने एक प्लैटिनम का प्लेट यहाँ पर लगाया हुआ है, और इस प्लैटिनम के प्लेट पर हमने यहाँ से सिलेंडर टाइप का बना दिया है ताकि कोई गैस वगैरह इसमें आ सके। और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को 1 atm और 25 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो गैस आगे जाएगी यहाँ पर और इस प्लैटिनम मेटल पे एड्जॉर्ब होनी शुरू हो जाएगी। तो किसी को जूम करेंगे तो हमें पता लगेगा कि प्लैटिनम के अंदर बहुत सारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे। उन पोर्स में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो एड्जॉर्ब हो जाएगी। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक। हाँ, अब यहाँ पर गैस लाइटर का नहीं आ रहा, तो लेकिन जैसे हम इसमें प्रेशर से डालेंगे तो जगह नहीं बनेंगे, तो हर जगह पर मूव करेगा तो नीचे भी जाएगा। 1 atm है ना, प्रेशर पे डालें मतलब कम एक वॉल्यूम पे डाल लें, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा बॉयल्स लॉ के लिहाज से, तो हाई प्रेशर पे जाल होगा इसके अंदर। मतलब एक छोटी सी जगह पे आप गैस हल्की हो भारी हो लेकिन वो जमा होनी शुरू हो जाएगी। जैसे अमोनिया गैस जब आप लैब में बनाते हैं तो जब आप गैस जार में भर के रखते हैं, वो सिर्फ पेंदे के ऊपर थोड़ी ना होती है, वो तो ऊपर से नीचे हर तरफ होती है, जो जगह ही नहीं है। हाँ, अगर उसको हम खोल दें उस गैस जार को, सिर्फ छत पे चले जाएगी सारी की सारी जगह भी, तो हमने थोड़ी कम रखी हुई है ना इसमें। हाँ, अगर आप ये नहीं लगाते हैं, अगर ये चीज़ तो जाहिर सी बात है वो नीचे जाने के बाद ऊपर आ जाती है। ये ऊपर से वायर जोड़ेंगे ना इसके साथ, इलेक्ट्रोड है ये वायर जुड़ा हुआ है आगे जाकर, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम से शो किया कि होता क्या है, किस तरह बनाया जाता है। आपको डायग्राम बनाना नहीं है कोई भी एप्टीट्यूड में, तो सभी जानते हैं। तो सेल्स के बारे में बता रहा था आपको, जो आपका सवाल है उसका जवाब आएगा। 2 तरह के सेल है बता चुका, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल। ये इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करते हैं, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हो सकते हैं, वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, ड्राई सेल, मोटर बैटरी वगैरह बहुत सारे हमारे पास होते हैं। इसमें कोई डिस्कशन नहीं करा, 9 क्लास की बात है। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन का सेल वगैरह तो देखा ही यार, इसमें क्या तोशिबा सेल वगैरह। अच्छा, वोल्टाइक सेल जो होता है इसको डायग्राम डायरेक्ट आता है। ये देखो, जो आपका सवाल है करंट जनरेशन का, वोल्टाइक सेल तो अलेजांद्रो वोल्टा एक इटालियन इन्वेंटर थे, अलेजांद्रो वोल्टा, एंड ही वाज द मैन हु डिस्कवर्ड एंड हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन दिस वर्ल्ड। अलेजांद्रो वोल्टा बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पर ये वोल्टाइक सेल है, और इन्हीं के नाम पर वोल्ट यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की, अलेजांद्रो वोल्टा के नाम पे, इटालियन इन्वेंटर थे। तो वोल्ट यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की आप सब फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो वी जो आता है वोल्ट, वो वोल्टा के नाम पर आता है। तो वोल्टाइक सेल भी उन्होंने जनरेट किया था। इसी को डैनियल सेल भी कहते हैं, बच्चे 9 क्लास में डैनियल सेल लिखा होता था। गैल्वानिक सेल भी इसी को कहते हैं, गैल्वानिक, वोल्टाइक और डैनियल तीनों एक ही सेल है, तीनों का मैकेनिज्म सेम है। चाहे वोल्टाइक सेल हो, चाहे आपका गैल्वानिक सेल हो, चाहे आपका जो है वो आपका डैनियल सेल हो, 9 में डैनियल सेल के नाम से आता था, ठीक है, तीनों एक ही सेल है। ये है मेरे पास। अच्छा, इसमें क्या होता है, 2 हाफ सेल जनरेट किए जाते हैं। देयर आर 2 हाफ सेल्स जनरेटेड। 2 हाफ सेल क्यों कहते हैं कि 2 अलग अलग बीकर हो तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड होता है। तो ये जिंक हो गया यहाँ पर, ये कॉपर हो गया यहाँ पर। जिंक मेटल को हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला 1 मोलर, और कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला 1 मोलर, और दोनों को एक बैटरी से, सॉरी बैटरी कह रहा हूँ, वायर से जोड़ दिया, और यहाँ बीच में बैटरी नहीं लगाई। दिस इज एक्चुअली अ वोल्ट मीटर, वी लिखा हुआ है ना, दिस इज़ अ वोल्ट मीटर, इट इज़ नॉट अ बैटरी। बैटरी लगाया तो कहानी ख़त्म हो गई। हमें क्या करना है इस बार, रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू करंट जनरेट कर रहा है। करंट किस तरह सेल के अंदर जनरेट होता है ये बता रहा हूँ। तो ये वोल्ट मीटर आप ना लगाओ, आप वोल्ट मीटर को काट के आप इसकी जगह जो है वो कोई आप इनकैंडेसेंट लैंप लगा दो, आप इसकी जगह पर कोई जो है बल्ब लगा दो, बल्ब जलेगा, आपकी मर्ज़ी, आप जो लगा दो। अब ये नहीं फ्रिज व्रिज नहीं कनेक्ट करना, इतना नहीं चला सकेगा ये। 1.10 वोल्ट तो देता है यार, फ्रिज छोड़ी ना चलेगा, पता लगा फ्रिज लगा दे इसके साथ। तो ये डीसी वोल्टेज करंट जनरेट करेगा और 1.10 वोल्ट करेगा। डीसी वोल्ट जनरेट हो रहा होता है, आपको पता है, इसमें से सेल्स में से। एसी करंट जनरेट नहीं करता, वो हमेशा जनरेटर करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स करता है हमेशा एसी करंट जनरेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स चैप्टर 14 है। अच्छा, तो अब यहाँ पर 1.10 वोल्ट करंट कैसे जनरेट होता है इसकी बात करें तो ये जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जिंक का और कॉपर का हमारे पास इलेक्ट्रोड है। जब इनको करंट, जब हम जो है वो क्या करेंगे, तमाम वायर्स को जोड़ देंगे। अच्छा, अलग अलग सेल क्यों लिया गया, क्योंकि अलग अलग सेल इसलिए लिया गया कि 2 तरह के सर्किट हमारे पास है। ये ऊपर वाला जो सर्किट है, दिस इज एक्सटर्नल सर्किट, और नीचे जो ये सर्किट बना हुआ है इसको हम लोग इंटरनल सर्किट बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट का एक रूल है, इट विल टेक द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
जब भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं और शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ अपनाते हैं। जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कॉपर गेन करता है। आप बोलते हैं बच्चे सर इतनी ज़्यादा पंचायत की ही क्यों गई, हम ऐसे कर लेते हैं इस काम को और यहाँ पर आप लगा देते हैं बल्ब अपनी मर्ज़ी से, जो आप बल्ब लगाना चाह रहे हैं बल्ब लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये कॉपर जिंक हो गया, ये कॉपर हो गया, काम तो अभी भी हो जाता है, उसके अंदर सोल्यूशन डाल दें इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल हो जाता है। जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कॉपर गेन करेगा। बट जिंक का कॉपर के साथ, जिंक जो है ना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन कॉपर पे डायरेक्ट ऐसे इंटरनल सर्किट पे जो है वो करंट फ्लो हो जाएगा। हमें इंटरनल सर्किट पे करंट फ्लो नहीं कराना, हमें इस बल्ब को जलाना है, तो हमें चाहिए कि हम एक्सटर्नल सर्किट पे करंट को फ्लो कराएं। दैट्स वाई हम इन दोनों को सेपरेट करना पड़ता है, अलग अलग के दो हाफ सेल लेने पड़ेंगे। दिस इज जिंक हाफ सेल, दिस इज कॉपर हाफ सेल। अगर एक ही सेल ले लोगे तो डायरेक्टली करंट यहीं से यहीं ट्रांसफर हो जाएगा, तो फ़ायदा क्या हुआ? तो फिर बैटरी का काम ही कोई नहीं है। बैटरी का काम तो एक्सटर्नल सर्किट पे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है, तभी तो सेल है, एक्सटर्नल सर्किट पे करंट फ्लो कराए। अब वो इंटरनली फ्लो करना शुरू हो जाए तो बैटरी तो फजूल के, पैसे बेकार है, पैसे ज़ाया हैं, और क्या है। हमें तो रिमोट कंट्रोल के जो एक्सटर्नल सर्किट है उस पर करंट फ्लो कराना है ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर उसमें बैटरी लगी हुई है, अगर बैटरी लगी, अगर इसी के अंदर ही करंट फ्लो करता रहे तो क्या फ़ायदा है? हम चाहते हैं इसका करंट निकले और पूरे उससे घूमते हुए यहाँ पे वापस आए एक्सटर्नल सर्किट में, तभी काम बनेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो हाफ सेल अलग अलग यहाँ पर यूज़ करते हैं, वोल्टेज सेल में यूज़ किया जाता है। जिंक हाफ सेल, कॉपर हाफ सेल, दोनों को सेपरेट करते हैं। ड्राई सेल में भी सेपरेशन होती है, मैंगनीज ऑक्साइड वगैरह के लेयर बनाकर सेपरेशन करते हैं, तोड़ के निकलोगे अंदर से निकलता है। ऊपर पूरा का पूरा कैथोड आपके पास है, अंदर एक पेस्ट होते जो अलग कर रही होते दोनों को। क्या ये एक सिंपलेस्ट सेल है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करने के लिए एक सिंपल सा सेल मैंने बनाया है, वोल्टेज सेल बना हुआ है। वोल्टेज सेल 1.10 वोल्ट जनरेट करता है, इतने बड़े साइज़ का होता ही है। अब आप, और ये इतना छोटा जो आपके पास ये सेल है, तो ये सेल आपके पास जो है वो 1.5 वोल्ट का, इससे ज़्यादा है, इतना सा है, इतना छोटा सा, और वो इतना बड़ा होता है। तो ये पुराना सेल है, ये आज से 300 साल पहले डिस्कवर किया गया था। और जितने ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है ना बच्चे, उतना ज़्यादा उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, काम कैसे हो रहा है। वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। आप जब कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा, कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा आप में से कोई भी, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में थोड़ी ना आपको डायरेक्ट इंटेल कोर टू डुओ का प्रोसेसर पढ़ाना शुरू कर देंगे। इंटेल में तो प्रोसेसर बहुत सारे हैं, कोर टू डुओ, i3, i5, i7, पूरे पाकिस्तान में i3 के प्रोसेसर कैसे बनता है कि ना कोई जानता होगा ना कोई बनाता होगा। बहुत कॉम्प्लेक्स है, एम्बेडेड सिस्टम है। आपको पढ़ेंगे 486 चिप है। 486 वो चिप होती है जो पेंटियम 1 से भी पहले थी। पेंटियम 1 बहुत पुराना है, 486 था। उसके बाद फिर पेंटियम 1 आया, पेंटियम 2 आया, पेंटियम 3 आया, पेंटियम 4 आया, पेंटियम डी आया, पेंटियम एम आया, पेंटियम सेंट्रिनो आया, फिर कोर आया, फिर कोर 2 आया, फिर डुअल कोर आया, फिर कोर 2 डुओ आया, उसके बाद क्वाड कोर आया, ऑक्टो कोर आया, i3, i5, i7 फिर आया, जो अभी आपके घर पर रखा होगा। आप लोग पढ़ते हैं क्या है? मैं जो कंप्यूटर इंजीनियर बन उनकी बात कर रहा हूँ। आप लोग पढ़ते हैं 486, जिसकी स्पीड कितनी होती है 100 mHz, मतलब आज की i7 से 10,000 गुना कम स्पीड उसकी होती है। क्यों पढ़ते हैं? काम ही किसी का नहीं है, क्योंकि उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। 486 पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करते हैं, कैशे मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, फाइल्स क्या होते हैं, प्रोसेसर वर्क कैसे कर रहा होता है कंप्यूटर का, मोबाइल का। डायरेक्ट पेंटियम कोर टू डुओ आप पढ़ ही नहीं सकते हो। डायरेक्ट इंटेल i3 कैसे बना, बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, आप नहीं जा सकते उस तक। इसलिए आप बोलोगे सर हमें ड्राई सेल क्यों नहीं पढ़ाया जाता, या सर हमें कोई बहुत मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो बनती है लिथियम आयन वो क्यों नहीं पढ़ाई जाती? उसके ऑपरेशंस बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। इतनी छोटी सी बैटरी आजकल 6000 mAh की आती है, 5000 mAh की आती है। सुबह लगा दो, दिन भर मोबाइल चलाओ, रात में भी बच जाएगा बैटरी। वो ये वाली बैटरी नहीं है 1.10 वोल्ट वाली, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। ये तो 1 मिनट भी ना चला पाए मोबाइल फ़ोन को। लेकिन इससे अंडरस्टैंडिंग तो पता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है, कुछ भी हो जाए उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। बात समझ आ रही है? चलो, जिंक क्या करेगा? अच्छा, जिंक यहाँ पर क्या करेगा? जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेगा वो इस वायर पे आ जाएंगे। और कॉपर ऑक्सीजन मतलब क्या करता है, गेनिंग टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस तरह से, और मूव करने के बाद कॉपर पर आ जाएंगे। और जब कॉपर पे आएंगे तो कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू कर देगा। जिंक आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जिंक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिंक +2 आयन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है? सॉल्ट ब्रिज दोनों उसको सेपरेट करता है, दोनों हाफ सेल्स को सेपरेट आउट कर रहा होता है, ठीक है। और एक तरह से और सॉल्ट ब्रिज नमक का पुल जिसको हम कहते हैं, एक ये हमने जैसे पाइप लगाई होती है, उसके अंदर रुई वगैरह, कॉटन वगैरह भर के
एक सोल्यूशन तैयार करते हैं किसी भी नमक का, NaCl या KCl का, और उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाकर इसमें एब्जॉर्ब करा देते हैं। तो रुई है, रुई के अंदर समझ लो कि जो है वो हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन डाला हुआ है NaCl या KCl का, और वो इस तरह से इसके अंदर डिप कर दिया पाइप को। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, इसलिए नमक का पुल कहते हैं। पुल क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बात दोनों को सर्किट्स को कनेक्ट करता है। अगर ये हटा दो तो सर्किट की कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट में जानते हैं कभी करंट फ्लो नहीं करता फिजिक्स में, तो क्लोज सर्किट करने के लिए हमने उसको ऐसा कर दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन, सॉल्ट ब्रिज का काम नहीं समझ में आया, चलो मैं बता देता हूँ। सॉल्ट ब्रिज का असल में 2 काम है। सॉल्ट ब्रिज 2 वर्क करता है। पहला तो इट कंप्लीट्स द सर्किट एंड प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। सर्किट, अच्छा बच्चे बोलते हैं सर्किट कंप्लीट करता तो सही बात है, इतना पंचायत क्यों किया भाई? एक तार डाल लेते हैं यूँ करके, यूँ सर्किट कंप्लीट है। कॉपर का तार डालते रख देते हैं ना भाई, काम हो गया। उसमें भी नहीं हुआ काम, हो गया। तार डाल देते ना, कॉपर वायर छिलेंगे, छिल कर यहाँ उसमें डिप कर देते हैं, फिर भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा कॉपर वायर से भी। तो ऐसा क्यों किया गया कि भाई आपने जो है वो एक पाइप लिया, पाइप के अंदर रुई डाली, रुई के अंदर NaCl का सोल्यूशन डाला, फिर उसको मोड़कर आपने इस तरह से इसमें डिप किया जैसे करते हैं रियल में। तो वजह यह है कि इसका दूसरा काम भी होता है सॉल्ट ब्रिज का, ये जंक्शन पोटेंशियल को रिमूव कर रहा होता है। अब ये जंक्शन पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, इसको रिमूव किस तरह किया जाता है? देखो, जिंक +2 आयन, जिंक यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है, धड़ धड़ जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ हो जा रहा है। तो जिंक +2 आयन सोल्यूशन के अंदर बढ़ने शुरू हो गए है ना भाई, बढ़ने शुरू हो जाएंगे, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा जिंक +2 आयन के। तो सोल्यूशन के अंदर जिंक +2 आयन जब चारों तरफ आ जाएंगे ना, तो इस इलेक्ट्रोड के इतने चारों तरफ जम जाएंगे कि फर्दर थोड़ा सा जिंक जो है वो हो रहा होगा, मतलब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। जिंक जो है वो जिंक क्या कर रहा होगा, Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। लेकिन एक वक्त आएगा रुक जाएगा, क्योंकि चारों तरफ क्राउडिंग, भीड़, रश, हजूम बढ़ चुका होगा जिंक +2 आयन्स का। इसी को हम लोग कहते हैं जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो गया इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। अब क्या करता है कि जो सॉल्ट ब्रिज है, जैसे देखते हैं जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो गया, तो सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास KCl है, K+Cl-। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि एक काम तो ये हो गया कि ये सर्किट कंप्लीट कर रहा है, दूसरा काम ये कर रहा है कि ये जंक्शन पोटेंशियल को रिमूव कर रहा है। क्योंकि जब यहाँ जिंक +2 आयन्स हैं, बड़ी तादाद में आ गए, Zn+2 आयन्स, क्राउडिंग हो गई Zn+2 आयन की, तो यहाँ से क्या होगा कि अब सॉल्ट ब्रिज KCl का बना हुआ है, K+Cl-, फ़ौरन से Cl- आएगा, इस जिंक से रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बना के उसको शटल डाउन करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्राउडिंग, भीड़, रश हट जाएगा। जैसे ही रश हटेगा दोबारा जिंक अगेन ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन वहाँ पर आएगी जब कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। यहाँ से जितने भी कॉपर हैं, कॉपर +2 आयन वो यहाँ मूव करेंगे, और कॉपर +2 आयन क्या करेंगे, जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है वो यहाँ से कॉपर गेन करके यहाँ पर कॉपर मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और जब कॉपर मेटल डिपॉजिट होना शुरू होगा तो ये कॉपर सल्फेट इसके अंदर है, CuSO4, तो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो सल्फेट चारों तरफ आ जाएंगे, फिर वो क्या करेगा, K+ आएगा और सल्फेट से रिएक्शन करके पोटेशियम सल्फेट बना के सेटल डाउन करवा देगा। ये काम है सॉल्ट ब्रिज का, मेन काम जो है। ठीक है, जंक्शन पोटेंशियल को अवॉइड करना, ये बड़े एडवांस केमिस्ट्री में जाकर आते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें अब करंट किस तरह जनरेट हो रहा है कि जिंक में यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस होकर यहाँ मूव करते हुए गया, और यहाँ पर एक रिडक्शन, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। इस तरह से क्या हुआ कि इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो गया, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इस बैटरी ने ये नहीं सोचा था इसके अंदर कि हम इस बल्ब को जला देंगे, ये अपने तौर पे सोच रहे हैं। जिंक ये सोच रहा है कि भाई जिंक का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, इसको इलेक्ट्रॉन लॉस करना ही करना है, लॉस करके वायर पे फेंक दिया। यहाँ कॉपर मौजूद है, अब कॉपर के क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, इसे इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। और इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ से किया, इस वायर से। तो वायर से इलेक्ट्रॉन पास होना शुरू हुआ, और हमने देखा कि वायर से करंट पास हो रहा, अपना फ़ायदा ले लिया, इधर बल्ब लगा दिया, मीटर लगा दिया, इधर उधर लगा के अपना फ़ायदा ले लिया। रिडॉक्स रिएक्शन से करंट जनरेट हो गया, इसी को हम सेल कहते हैं। मोबाइल फ़ोन के बैटरी, दुनिया के जितने सेल हैं सब में यही फंक्शन चल रहा है, एक तरफ रिडक्शन होती है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और करंट पास हो रहा होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यस, आपको क्या सवाल था? जी देखें, करंट हमेशा किस तरफ फ्लो होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, जैसे जिंक है, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत हाई है, रिडक्शन पोटेंशियल डाउन है,
रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, ई नॉट ऑक्स जो हम कह सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। जबकि जब हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास होती है 0.34 वोल्ट। तो अब कहाँ फ्लो करेगा, नेगेटिव वैल्यू जहाँ पर होगी रिडक्शन पोटेंशियल के, वहाँ से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ फ्लो करेगा। क्योंकि इसकी नेगेटिव वैल्यू अगर रिडक्शन की है तो इसकी हाई वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होगी। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है वहाँ से हमेशा रिडक्शन की तरफ फ्लो करेगा, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पर होगी, एनोड पर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एनोड से लेकर जो है वो यहाँ पर कैथोड की तरफ करंट फ्लो करेगा, है ना। जिसके इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी होगी वहाँ से निकलेगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी रखेगा वहाँ तक पहुँचेगा। अब अगर हाइड्रोजन की बात कर दी जाए, स्पेसिफिकली अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें फिर हाइड्रोजन दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। तो वो आगे अभी डायग्राम्स में है, तो बात समझ में आ गई। वोल्टाइक सेल किस तरह वर्क कर रहा है, डैनियल सेल, गैल्वानिक सेल किस तरह सेल वर्क करते हैं। सॉल्ट ब्रिज अभी भी नहीं आया, ये वाली बात समझ में नहीं है। कॉपर हाफ सेल में जो काम हो रहा है, देखो कॉपर मैंने बताया, कॉपर यहाँ कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेट करके कॉपर मेटल में डिपॉजिट हो रहे हैं। तो जितने यहाँ पर आपके पास कॉपर सल्फेट है असल में 1 मोलर +2 -2, कॉपर गया डिपॉजिट हो गया, चार्ज बनना शुरू हो गया, कॉपर की डिपोजिशन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से कॉपर आयन ख़त्म हो रहा है ऐसा करके, तो सल्फेट आयन बढ़ जा रहे हैं। अब वो फ्री सल्फेट आयन जो है ना वो चारों तरफ मौजूद हैं इस कॉपर मेटल के, चूँकि एक तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। मतलब ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन को मेंटेन रखना, कि सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो अब उसी को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से ये पोटेशियम आयंस आएंगे और K+ आकर इस सल्फेट से रिएक्शन करके पोटेशियम सल्फेट बनाकर ये क्राउडिंग यहाँ से हटा देगा, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा सॉल्यूशन। क्योंकि अगर जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है तो 2 से 3 मिनट में सेल काम करना छोड़ देता है, इसलिए इसे अवॉइड करना पड़ता है सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। क्लियर है। ये बहुत एक वास्ट मैं बता रहा हूँ ना फील्ड है, दुनिया भर में बड़े बड़े कंपनी सेल जनरेट कर रहे होते हैं, तो ये फंडा होता है पूरा। हम तो देखते हैं ना यार ये बैटरी 4000 mAh की 6000 mAh की, जब मैं पैसे तो खरीद लो। ये अंग्रेज़ है जो बना रहे हैं उसको बैठ के टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं उसके अंदर, हम तो खरीदने वाले लोग हैं, हमें क्या पता अंदर क्या काम चल रहा है। हमारी 90% आबादी को नहीं पता सेल वर्किंग कैसे करता है, बस है कुछ जादू है, जादुई पत्थर डाल दिया उससे काम चल रहा है। अरे है क्या, पता तो होना चाहिए फंडा क्या है उसके अंदर है। तुम लकड़ी पत्थर और बजरी डाल के क्यों नहीं चला पा रहे हो उसको। ये सेल में यहाँ से निकाल दूँ, उसके अलावा दुनिया की कोई भी चीज़ लगा दूँ, लकड़ी लगा दूँ, पेंसिल लगा दूँ, नहीं चलेगा। कोई भी चीज़ चाहे सेल पे ही चल रहा है। सेल के अंदर ऐसा क्या डाल दिया, खोला तो काला बुरादा, इस काले बुरादे में क्या ताकत है, कोयला पीस के डाल दो नहीं चलेगा। फिर काला बुरादा सिर्फ काला बुरादा नहीं, पूरी केमिस्ट्री है उसके पीछे। ठीक है, समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं, बस काफ़ी टाइम हो गया इसमें। अच्छा ये अब देखो 1 मिनट, मेन चीज़ यहाँ पर यस जिंक की, क्योंकि वो याद करने की चीज़ है, कुछ भी इसमें नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है वो देख लो। अब जब हम रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, जैसे जिंक की कैलकुलेट करते हैं, तो जिंक की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.76 कैसे आती है। यहाँ पर देखा हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है, ये दिख रहा है आपको, और ये आपका जिंक का प्लेट यहाँ पर डाला हुआ है। तो जब इससे करंट पास करते हैं, जब इसको बैटरी को जोड़ते हैं, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और वो मूव करना शुरू कर देता है किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। तो यहाँ पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक +2 आयन बना रहा है। तो यहाँ पर फिर से ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर रहा है, H+ आयन इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रही है, जो रिडक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बबल्स बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे आप। तो अब यहाँ पर जब हम बैटरी देखते हैं, वोल्ट मीटर देखते हैं, तो वोल्ट मीटर में 0.76 वोल्ट आ रहा होता है वैल्यू। मतलब ये जो करंट जनरेट हो रहा है 0.7 वोल्ट का हो रहा है, जो इस ऑक्सीजन इसकी वजह से हो रहा है, जिंक की वजह से। और हम ये बात जानते हैं कि टोटल जो सेल का जो EMF होता है वो E0 ऑक्स + E0 रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है, टोटल EMF किसी भी सेल का। तो यहाँ पर सेल का जो EMF आ जाएगा वो 0.76 वोल्ट ही आएगा। अच्छा ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये जो 0.76 आया वो क्या आया, E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया किसका, जिंक का 0.76 वोल्ट। अगर कोई हमें बोले कि भाई इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है स्टैंडर्ड, E0 रेड बताओ ज़रा इसकी, तो क्या बता देंगे, जस्ट एडिटिव इन्वर्स कर देना है, -0.76 वोल्ट। दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक।
ये प्रैक्टिकली पता लगता है, कोई न्यूमेरिकल से नहीं बता सकते हैं कि सर ये कैसे लाए आप। ये लगी हुई थी वोल्ट मीटर, बता दिया इसने, आपको भी वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, वर्कआउट करके फॉर्मूले से नहीं कर सकते काम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जिंक का मालूम किया गया, वैल्यू याद रखें -0.76 वोल्ट। कॉपर का भी कर सकते हैं, कॉपर के कंडीशन में लेकिन डिफरेंट हो जाएगा, आप सब जानते हैं। दिस इज़ कॉपर का, यहाँ पर हमने एक वोल्टेज सेल जनरेट किया है, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम पे हमने हाइड्रोजन गैस को अब्जॉर्ब कराया हुआ है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप देख सकते हैं। और ये आपका कॉपर लगा हुआ है, यहाँ पर कॉपर आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पर हो रही है रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ से ऑक्सीडेशन हो जाएगी, हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, 2H+ में कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेंगे, तार से आगे बढ़ेंगे। इस पर यहाँ पर रीडिंग शो हो जाएगी 0.34 वोल्ट। अब चूँकि करंट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, कॉपर के कंडीशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से गया है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से कॉपर की तरफ, तो असल में ये जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आ रहा है आपके पास इस हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का आ रहा है 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पर इसका तो 0 है, अब यहाँ पर आ जाओ तो ये तो 0 हो गया, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 0 वोल्ट हम देते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल चूँकि रिड्यूस हो रहा है ये, तो 0.34 वोल्ट, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आप लोगे तो -0.34 वोल्ट। मतलब सिंपल बात है कि जो भी इलेक्ट्रोड्स ऑक्सीडाइज होते हैं उनके लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हमेशा क्या होने चाहिए, माइनस में, और जो भी रिड्यूस हो रहे होते हैं उनके लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज किस में होने चाहिए, प्लस में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में हो जाएगी इसकी। तो यह तो हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की शुरुआत में इंटरनेशनली बात कर रहे होते हैं, ये कोई बात नहीं करता ऑक्सीडेशन पर। कंफ्यूजिंग है ना, जैसे आप भी कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ी देर में, इसमें बेहतर है रिडक्शन पोटेंशियल पर बात की जा सिर्फ। क्या जिंक का 0.76 माइनस में और इसका प्लस में 0.34, चूँकि वो जिंक रिड्यूस होता नहीं है तो रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ से आ गया, तभी तो माइनस में आ रहा है। लेकिन कॉपर रिड्यूस हो रहा होता है हमेशा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, इसलिए हमेशा प्लस में आता है इसका, रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है इसका, ऑक्सीडेशन लो हो जाएगा। बस बाकी चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है इसकी, वो काफ़ी डिटेल है, टाइम नहीं है इतना। ठीक है, क्या हो रहा है इसके अंदर, ये क्या कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब इंटर में फर्स्ट ईयर के डिस्कशन है। आगे बढ़ें, बस वैल्यू याद रख लें, जिंक की -0.76, कॉपर की 0.34, बस बात खत्म। अच्छा, अब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, देखो क्या हुआ कि इस तरह से हमने जैसे जिंक और कॉपर का मालूम किया ना बच्चे, वैसे ही जितने भी मेटल हैं उन सब के हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को जो है वो कैलकुलेट कर लिया, उन सब के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ को हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, सब के स्टार्ट टू एंड, A to Z सारे, और सबको वैल्यू कैलकुलेट करके हमने क्या कर दिया, उसको लिस्ट में डाल दिया। वही लिस्ट कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिसमें सारे इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इन इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ के लास्ट से क्या हो रहा था कि जो उसमें हमारे पास एलिमेंट्स को फिल किया जाता है, एलिमेंट्स को रखा जाता है इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ के लिहाज से। मतलब इस तरह से हमारे पास कंप्लीट एक चार्ट हमारे पास बनती है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। सेकेंडरी में भी कई बार इसको इस्तेमाल किया है, इसकी निमोनिक भी बताई थी अगर आपको याद हो, है ना, याद है, लेके खाना वाला, लेके खाना मज़े से आला मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी छापा, FCUHGAGPTAU, लेके खाना मज़े से आला मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी छापा। ठीक है, इस तरह से याद रखना है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, लेके खाना मज़े से आला मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी छापा। ठीक है, ये क्या वैल्यू है, ये थोड़ा रैंडम अरेंजमेंट है ना, मतलब इसको इसलिए रखता है, ये प्रोडक्ट टेबल के अकॉर्डिंग नहीं है, प्रोडक्ट टेबल ऐसे नहीं चलता हमारे कभी भी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आप जो देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा है 0 वोल्ट पर, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में SRP वैल्यूज़ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, E0 रेड वैल्यू सारी लिखी हुई है। अब जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं उन सब की SRP वैल्यूज़ क्या है, पॉजिटिव हैं, सॉरी नेगेटिव हैं, और हाइड्रोजन से जितने भी उन सब की पॉजिटिव है। जैसे आप देख लो, जिंक का आप देखा -0.76 निकला, और कॉपर का आपने देखा 0.34 वोल्ट निकला, बाकी सब इनमें से जितने का निकलेगा सबका माइनस में निकलेगा, इनमें से जितने का निकलेगा उनका प्लस में निकलेगा। इसका मतलब अगर इन सब को एज एन इलेक्ट्रोड आप इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लगा दोगे तो क्या हो जाएंगे, दे विल बी
ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ये सब के सब एनोड बनेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन चल रही होगी, सब के सब एनोड बनेंगे। तो ये सब के सब आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। तो क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए कि रिड्यूसिंग एजेंट हो गए? जो जिसमें खुद ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सारे के सारे होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, समझ रहे हो? सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। जिंक बहुत मशहूर रिड्यूसिंग एजेंट है, इस्तेमाल किया जाता है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फिनॉल को देखो, फिनॉल को जिंक रिड्यूस करता है ना, फिनॉल से एक ऑक्सीजन खींच लेता है, बेंजीन बना देता है जिंक डस्ट। तो जिंक क्या करता है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर सकता है किसी भी चीज़ को। अब बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इसमें से क्या है? लिथियम, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, चूँकि सबसे कम वैल्यू उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की होगी, तो सबसे हाई वैल्यू उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होगी, इसलिए सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा लिथियम। इस पूरे सीरीज में लिथियम सबसे टॉप पर है। पूछेंगे आपसे पेपर में, आपको बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन है, तो वो लिथियम है। और नीचे आ जाए आप, ये सारे के सारे कॉपर वगैरह ये सब क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे कि रिड्यूस होंगे? दे विल बी रिड्यूस्ड। अब रिड्यूस होंगे तो एनोड पे लगाएंगे, कैथोड पे लगाएंगे? कैथोड पे लगाएंगे। अब रिड्यूस होंगे तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकेंगे आराम से कि गेन कर सकेंगे? गेन कर सकेंगे। तो अगर रिड्यूस होंगे आराम से तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। वेरी गुड, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नीचे, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी है, कॉपर, सिल्वर, प्लाटिनम, मरकरी, गोल्ड। और फ्लोरीन क्या होगा सबसे नीचे? स्ट्रॉन्गेस्ट या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइज करता है फ्लोरीन और सबसे अच्छा रिड्यूस कर सकता है सामने वाले को लिथियम। तो ये चीज़ सारी लिखी हुई है इसमें ना। मेटल्स अबव हाइड्रोजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दे आर एनोड। मेटल प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन अंडरगोज रिडक्शन, दे आर कैथोड। एलिमेंट्स अबव हाइड्रोजन आर रिड्यूसिंग एजेंट, while elements below hydrogen are oxidizing agent. The lithium is the strongest reducing agent and fluorine is the strongest oxidizing agent. ये सारी SRP वैल्यू इन सारी के नेगेटिव और इन सब के स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यूज पॉजिटिव। दिस इज आल्सो रिएक्टिविटी सीरीज, और ओ लेवल्स के अंदर हम इसको रिएक्टिविटी सीरीज का नाम दे रहे होते हैं। हम कराची बोर्ड में इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यही रिएक्टिविटी सीरीज है, बताया था, याद नहीं है कि एल्यूमिनियम को किस वजह से कार्बन रिडक्शन मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें बड़ा महंगा प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ा था। पूरी कहानी सुनाई थी अगर आपको याद हो कि पुराने ज़माने में एल्यूमिनियम की चूड़ियाँ क्यों पहनती थी औरतें, क्योंकि एल्यूमिनियम को प्रोसेस रिफाइन करने का बड़ा महंगा था। तो एल्यूमिनियम वो कहानी वगैरह तो हम एप्टीट्यूड में नहीं डिस्कस करते, वो सारी पुरानी है कि टॉप से बॉटम जाते हुए रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब आयरन और कॉपर के मुकाबले में आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, है ना। आयरन कॉपर के ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकता है या कॉपर के ऑक्साइड्स को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर आयरन के ऑक्साइड्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर हम लेकर रिएक्शन करेंगे Fe + CuO, ये रिएक्शन फिजिबल है, FeO और Cu अलग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसा करना चाहो तो दैट इज इम्पॉसिबल इन केमिस्ट्री। वाई? आप बना दो सर, ये लीजिए सर, क्या मसला, कौन सी बड़ी बात है, बन गया। मतलब केमिस्ट्री बहुत वीक है, आपके कॉन्सेप्ट नहीं है, पढ़ा है, अच्छे स्टूडेंट भी हो, बट केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट वीक है। क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, वो कभी भी आयरन के ऑक्साइड को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, है ना भी, ऐसी बात है। तो यही रिएक्टिविटी सीरीज को हम कहते हैं। देखो, बैलेंसिंग द इक्वेशन थ्रू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के तो इक्वेशंस को बैलेंस करना पंजाब बोर्ड के अंदर दो तरीके से बैलेंस किया जाता है। एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है और एक ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड या चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन मेथड कहलाता है। पेपर में आपको क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है एप्टीट्यूड में। तो जब आप एप्टीट्यूड को आप बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, रिडॉक्स रिएक्शन को, क्या अच्छा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए और ऑक्सीडेशन चेंज मेथड, दो मेथड होते हैं हमारे पास पंजाब बोर्ड में। पेपर में क्या होता है कि अगर आपको करना भी होगा, अच्छा इसमें कोई अगर पेपर में अगर आपको करना भी होता है तो उसमें आपको ये मेथड नहीं लिखा होता, क्योंकि आपको बैलेंस करना होता है इक्वेशन का। मेथड लिख भी दे तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो फाइनल आंसर तक जाना है। मिसाल के तौर पे एमसीक्यूज़ में अगर आ जाए सॉल्व दिस मैट्रिक्स बाय इन्वर्स मेथड दे दिया, या वो बाय क्रेमर्स रूल दे दिया, बाय मैट्रिक्स मेथड दे दिया, मिसाल के तौर पे अगर आप नहीं फॉलो करो, मैट्रिक्स को सॉल्व करके आंसर ही देना है ना। अब मैट्रिक्स मेथड से बोल भी दिया तो आप क्रेमर्स रूल फॉलो कर दो, तब भी आंसर तो आना वही है फाइनली। हाँ, लेकिन जब हम थ्योरी करते हैं तो फिर वहाँ ये पॉसिबल नहीं होता, वहाँ आपको पूरा मेथड शो करना पड़ता है। तो अगर से पीएमसी सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन चेंज मेथड एंड
ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बट हम सिर्फ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही करेंगे, क्योंकि जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन सॉल्व हो जाता है वो ऑक्सीडेशन चेंज से भी हो जाता है। क्यों, क्या जरूरत है दो अलग अलग मेथड्स को करने की? बात समझ में आ रही है? तो वो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि सर वो दो मेथड क्यों है, एक मेथड से कर लें अगर हम तो क्या होगा, इस हवाले से बता रहा हूँ। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सिन बोर्ड में भी होता है, इसलिए ज़्यादा ईजी, और एनएडी वालों का भी यही आएगा, सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन मेथड तो बुक में हमारे है ही नहीं। अब जैसे ये हमारे पास आगे इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, इसको किस तरह बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, आसान इक्वेशन ही आते हैं। जितने भी इक्वेशन आए हुए वो सारे आयनिक आए हुए हैं, मॉलिक्यूलर कोई भी नहीं आया हुआ, ठीक है। तो आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करना आप सीखें। दो हाफ पार्ट पे ब्रेक करते हैं इक्वेशंस को, ठीक है ना। दो हाफ पार्ट पे Cl माइनस है वो Cl2 बन गया, और MnO4 माइनस है ये Mn+2 बन गया। पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन के अलावा और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा 2 लगाकर, एलिमेंटल बैलेंसेस हो गए। अब उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H2O। ऊपर तो है नहीं, नीचे है, 4 ऑक्सीजन है, तो वी हैव टू पुट हियर 4 वाटर मॉलिक्यूल। देन क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ लगाकर, 8 हाइड्रोजन है तो आपने 8 H+ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद चार्जेस को बैलेंस करते हैं। चार्जेस बैलेंस करने के लिए यहाँ पर -2 चार्ज, यहाँ पर 0 चार्ज। जहाँ चार्ज ज़्यादा है वहाँ पर कम कर सकते हैं, यहाँ चार्ज ज़्यादा है यहाँ पर कम कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, तो दोनों तरफ -2 हो गया। नीचे चार्ज देखो तो +8 -1 ये निकल गया +7 चार्ज, +7 चार्ज निकला। और यहाँ चार्ज सिर्फ +2, चूँकि आयरन पे वाटर पे 0, तो +7 और +2, तो यहाँ पर 5 चार्ज कम करना पड़ेगा हमें, है ना, 5 कम करना पड़ेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा देंगे। इलेक्ट्रॉन चार्जेस बैलेंस हो गए, दोनों तरफ बराबर हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को बराबर करना है। तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से कर दें, उसको किससे कर दें, 2 से कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 to the 10 हमारे पास हो गया, ये 5 हो गया, और ये हमारे पास 10 हो गया, ये हमारे पास 10 हो गया, ये 8 to the 16 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो जो चीज़ें हैं वो सब लिख दें। Cl10 Cl माइनस है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कट गए, वो आप काट भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा 10 Cl, उसके बाद MnO4 2 है, 2 MnO4 माइनस, उसके बाद 16H+ आ गया यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर मीडियम लिखा हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पर आगे शायद मैंने कंप्लीट लिखा नहीं है, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक और बेसिक में अलग अलग तरह से इसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं। 16H+, और आफ्टर दैट यहाँ राइट साइड पे क्या दिख रहा है, 5Cl2 प्लस 2 मैंगनीज आयन Mn+2 प्लस 8 वाटर, ठीक है। तो देखें इक्वेशन बैलेंस है, 10 क्लोरीन और 10 क्लोरीन, 2 मैंगनीज, ऐसा 2 मैंगनीज, 8 ऑक्सीजन, 16 हाइड्रोजन, 16 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस मेथड से हमें क्या करना पड़ता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू बैलेंसिंग करनी पड़ती है। रूल्स हैं यहाँ पर सारे मैंने लिखे हुए कि आप उसमें क्या क्या करना है आपको। सबसे पहला असूल आपके पास ये होता है कि आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर दें इक्वेशन को, तो हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। देन एलिमेंटल बैलेंस करें एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन को बैलेंस करें वाटर ऐड करके, देन हाइड्रोजन को ऐड करें, हाइड्रोजन बैलेंस करें H+ ऐड करके, देन चार्जेस को बैलेंस करें इलेक्ट्रॉन लगाकर। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों इक्वेशंस को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर लें, कट आउट करें, उसके बाद ऐड करके लिख दें, बैलेंस इक्वेशन हो जाती है। यही हो रहा है। अच्छा बहुत सारे इसके क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। अच्छा ये एक और क्वेश्चन, अगर यहाँ पर इसको बैलेंस करें, मतलब 1-2 बैलेंस कर दूंगा, बाकी ये भी शायद कौन से मीडियम है, मीडियम वाली बात। देखो अब जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखें तो, यहाँ पर भी आप देखें तो ये एक्वस H2O, सॉल्व द इक्वेशन बेसिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम को पहचानने के 2 तरीका है, तो OH- होगा इक्वेशन में, या तो बेसिक मीडियम लिखा हुआ होगा, ये 2 में से कोई एक तरीका होता है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, तो H+ होता है, या तो एसिडिक मीडियम लिखा होता है, इस तरह से पहचानते हैं। तो बेटा MnO4 ये क्या है, -1 है या -2 है, मैंगनेट -1 है, 1 माइनस लिखा, अच्छा 1 माइनस लिखा हुआ है, सॉरी। अच्छा ये 2 माइनस, तो ये MnO2 बन रहा है। तो सबसे पहले तो एक इक्वेशन है MnO4 -1 पर मैंगनेट आइन है, ये MnO2 बन रहा है, और H32O4 ऑक्सिलेट आइन है, ये ऑक्सिलेट आइन हमारे पास बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, एक स्टेप बढ़ जाता है, वरना बाकी चीज़ें सेम है। वाटर ये तो कट गया ना, वाटर को कट कर देते हैं, वो OH को आखिरी में खुद ही आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। MnO4 MnO2 बन रहा है,
और C2O4 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। हमेशा H प्लस है तो उसको काट दो, OH माइनस है तो उसको काट दो, H2O है तो उसको काट दो, उसको हमेशा ख़त्म कर देते हैं। जब हम स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं या फिर जब हम कह लो कि जब हम स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में, इन दैट सिनेरियो हम ये काम करते हैं। मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस है तो छोड़ दें उसको ऐसे, कार्बन यहाँ पर दो, यहाँ कार्बन है, एलिमेंटल बैलेंस किया, 2 लगा लिया, पहला काम। ऑक्सीजन बैलेंस करना है, यहाँ 4 यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ पर कम है तो क्या लग दें, 2 वाटर लगा दिया। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड। यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं, 2 to the 4 हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर देंगे। अब चार्जेस बैलेंस नहीं करेंगे। अब बेसिक मीडियम है चूँकि बेसिक मीडियम में यहाँ पर लिखा हुआ OH है, तो बेसिक मीडियम है, जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर लगा दो। जितना OH H प्लस, अभी H प्लस 4 है तो 4 OH माइनस आप लेफ्ट साइड पर लगा लें और 4 OH माइनस आप राइट साइड पर लगा लें। ठीक है, ये जितना H प्लस है उतना ही OH आप दोनों तरफ लगा लो, नीचे तो करना ही कुछ नहीं। अब इससे क्या होगा, ये H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। H प्लस और OH माइनस मिलकर वाटर बना लेंगे। हम इसको मिटाएंगे और यहाँ लिख देंगे H2O वाटर। कितना था, 4 था ना, 4H2। बस यहाँ अब चार्जेस बैलेंस कर लेंगे, बस ये काम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, सही है। अब चार्जेस को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ चार्ज -1 बस और कोई चार्ज नहीं, और यहाँ पर चार्ज -4 बस और कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर चार्ज -2 और यहाँ पर 0। जहाँ चार्ज ज़्यादा है वहाँ कम कर देंगे, यहाँ ज़्यादा चार्ज है, 0 बड़ा है -2 से, तो यहाँ क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लगा लेंगे। यहाँ -1 चार्ज, यहाँ -4 चार्ज, जहाँ चार्ज ज़्यादा है वहाँ कम कर देंगे, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ -4 हो जाएगा, चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस करने के लिए के बाद दोनों इक्वेशंस पर इलेक्ट्रॉन को बराबर करेंगे, 3 है और वो 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें उसको, सिंपलेस्ट 2 से कर दें और उसको किससे कर दें, 3 से कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 2 से किया तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8। ठीक है, और यहाँ कर लिया तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। उसके बाद लिख दें सबको अराउंड एंड इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। पहले MnO4 है वही लिख देते हैं, 2MnO4 माइनस प्लस 3C2O4 -2 प्लस एक वाटर आ गया खुद ब खुद दोबारा, यहाँ काटा था वापस आ गया, दिख रहा है सबको। अब देखो 2MnO2 प्लस 6CO2 प्लस 4 वाटर प्लस 8 OH माइनस, OH माइनस भी 4 वाटर यहाँ पर है और यहाँ पर 8 वाटर है, तो यहाँ से 4 हट जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर आकर, तो 4 सिर्फ रह जाएगा। ठीक है, 2 मैंगनीज 6 कार्बन 8 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 to the 8, ऑक्सीजन कितना 4 to the 8, 8 यहाँ पर और 4 to the 12 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, तो कितना हो गया 12 4 20, 20 4 24, और यहाँ देखें 6 to the 12 एंड 12 प्लस 8 80, तो 20 और 20 प्लस 4 24, बैलेंस हो गया। नहीं आता मॉलिकुलर, आयनिक इक्वेशन इस तरह की आ रही होती है डायरेक्ट, जितने भी MD पास पेपर है मॉलिकुलर नहीं आता, आयनिक आता है। मॉलिकुलर में फिर बहुत लंबा है, एप्टीट्यूड का सवाल ये इतना लंबा लग रहा होगा, अब मॉलिकुलर आ जाएगा तो 5 मिनट और ऊपर कर लो उसको, तो टाइम लगेगा ना, तो हमेशा आयनिक आती है इसके अंदर। अब ये कुछ क्वेश्चन है बच्चे, मैं यहाँ पर उसको सॉल्व फिलहाल अभी देखता हूँ। देखो ये कुछ क्वेश्चन हैं, अगर मैं देखो स्लाइड आगे नहीं है तो फिर प्रैक्टिस करवा दूँगा, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, ये पंजाब बोर्ड से कुछ क्वेश्चन है पीछे, ये तो शायद बला है, उसको छोड़ देना। ये कुछ क्वेश्चन है पंजाब बोर्ड की बुक से, उसको बैलेंस करना। बाकी आई थिंक ये सब भी वही बैलेंस इक्वेशन ही है, बाकी फिर MCQ शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना।